So today we'll be reading the next topic, that is collision. Okay. Now see, definition is given on your screen. Yeah, simple, collision. When two bodies interact physically, they are said to have a collision, या they are said to have been collided. ठीक है, तो ये आपका collision का जनरल मीनिंग है. देखो यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है. It is a short term event and is said to have occurred if two or more bodies physically collide against each other, or even when the path of motion of one particle is affected by the other. ठीक. कोलिजन तो आपको पता ही है, मैंने दो हाथ ऐसे टकरा दिए, कोलिजन हो गया. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन. वन इज द इलास्टिक कोलिजन एंड वन इज द इनइलास्टिक कोलिजन. अब समझो, जब भी कोलिजन होगा अपने को तीन चीजें देखनी है: मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी. अब चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. सेम चीज है टोटल एनर्जी के लिए. चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. है ना. मान लो इस पर दो गाड़ियां टकरा गई, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है साउंड में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई. टोटल है ना, टोटल विल ऑलवेज रिमेन सेम. मेन डिफरेंस किस में आता है? काइनेटिक एनर्जी का. तो अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच मोमेंटम तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है. कंजर्व मतलब total momentum before collision is equal to total after collision, total energy before collision is equal to total energy after collision, and total kinetic energy before collision is equal to total kinetic after collision. ये इलास्टिक है. आपको मेन चीज ध्यान रखनी, कौन कंजर्व है कौन कंजर्व नहीं है. इन इलास्टिक, फिर से अब इन इलास्टिक में आ जाओ. इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल कंजर्व होता है, बट क्या कंजर्व नहीं होती है? काइनेटिक कंजर्व नहीं होती. दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन. अच्छा, इलास्टिक का एग्जांपल देखो. देखो, इलास्टिक कोलिजन होना इस दुनिया में लगभग नामुमकिन है. मतलब अपने अराउंड जो पार्टिकल जो अपन देख सकते हैं, क्यों कि अगर कोई भी दो चीजें कोलाइड करेंगी तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है ना. साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. इसका मतलब कोलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद में नहीं रहेगी, बाद में तो कन्वर्ट हो गई. मतलब कोलिजन के पहले ज्यादा है, कोलिजन के बाद में कम है. तो इसीलिए इलास्टिक कोलिजन केवल पॉसिबल है एटम्स में या इलेक्ट्रॉन्स में. आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसमें वायर में, या जब करंट फ्लो करवाते हैं, सो दे आर कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग वन अनदर. सो ये वाला जो कोलिजन है केवल अपन इसको इलास्टिक मानते हैं एट एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल. उसके अलावा इस दुनिया में इलास्टिक कोलिजन के केसेस पॉसिबल नहीं है. हाँ, जब न्यूमेरिकल करते हैं, सबने वो देखा है पूल या ब्रिलियंट्स, तो उस वाले केस में भी अपन ये मानते हैं कि जो पूल की जो टेबल होती है वो एकदम फ्रिक्शनलेस होती है. तो वहां भी बॉल से कोलिजन को इलास्टिक मानते हैं, बट वो भी मानते हैं फिजिकली, दैट इज नॉट, वो आइडल केस है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल क्या हो गया? कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि वहीं पे हीट और साउंड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा. इन इलास्टिक का एग्जांपल क्या हो गया? दो गाड़ी आ रही है, बहुत तेज, आगे टकरा गई, भप, खूब तेज आवाज आई, इंजन उड़ गया और गाड़ी बैंड हो गई. तो वहां पे क्या हुआ? आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली तो दोनों की बहुत ज्यादा है, बाद में जो जैसे टकराए तो वो हीट में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई साउंड में, और वो कन्वर्ट हो गई बॉडी का शेप चेंज करने में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तो कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, कोलिजन के बाद कम हो गई, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है. तो अपने अराउंड जितने भी कोलिजन होते हैं, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, आवाज आई, तो मेरी हाथ की काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड में कन्वर्ट हो गई. तो अपने अराउंड जितने भी कोलिजन होते हैं जो अपन विजुअलाइज करते हैं वो सारे इनइलास्टिक हैं. तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. ठीक. अब लास्ट बचा परफेक्टली इनइलास्टिक. ये भी इलास्टिक का ही फॉर्म है. इसमें बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं, एंड दे मूव विथ अ कॉमन वेलोसिटी. तो सब कुछ ये सारी चीजें सेम है. ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड दे मूव विथ अ कॉमन वेलोसिटी. और ये तभी पॉसिबल होगा जनरली जब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. इसका एक सिंपल एग्जांपल है, देखो. अ, ये गाड़ी है, ये ऐसे ट्रक मेरे बगल से निकल रहा है, मैं ऐसे हाथ में गोबर लेके खड़ा हूँ,
और जैसे ट्रक निकला मैंने उसमें गोबर पट्टे से चिपका दिया, तो गोबर तो चिपक जाएगा ट्रक में। अब गोबर और ट्रक सिंगल बॉडी बन के मूव करेंगे। तो ये है सबसे अच्छा एग्जाम्पल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में भी फिर क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक सॉरी बोला, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। और एक चीज ध्यान रखना, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होता है, एक नंबर का सवाल आता है कि किस कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। सो इट इज इन द केस ऑफ ये इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर, क्योंकि अपन इस बॉडी को रेस्ट में मान लेते हैं। so this is the maximum loss of kinetic energy in case of inelastic collision। इसका डेरिवेशन था पहले, लेकिन अब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल फॉर्मूला याद कर लो, आप न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। so these are the three types of collision, is it clear to everyone? इलास्टिक, inelastic and perfectly elastic, clear है? श्रेया, नैन्सी, जानवी, पारुल, जायना, संकल्प, अर्निका, शांभवी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, यहाँ देखो, वेरी सिंपल, नाम है इलास्टिक कोलिजन, मतलब मोमेंटम भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। वन डायमेंशन में है, मतलब लीनियर पाथ, एक ही सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे। है, डेफिनेशन पढ़ लो। when two bodies moving along same straight line collide with each other without loss of kinetic energy and continue to move along the same straight line after collision, it is said to be elastic collision in one dimension। मतलब टकराने के बाद भी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहें, अपना पाथ चेंज ना करें। See, this is an object of mass m1 moving with velocity u1. This is an object of mass m2 moving with velocity u2 in the same direction such that u1 is greater than u2। ये इसके पीछे आ रहा है, इसकी रफ्तार ज्यादा है, तो कुछ समय बाद ये इसको हिट कर देगा, तो ये ड्यूरिंग कोलिजन है, इसको छोड़ दो। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, बट दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। अब आपको यहाँ पे दो तीन इक्वेशन लगानी है। पहली इक्वेशन आप क्या लगाओगे, आपको पता है मोमेंटम इज कंजर्व, सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आएगा, m1u1 प्लस m2u2। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये पहली इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आपको इक्वेशन बनाते बनती तो आपसे बन जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है ना। the 14 people who are there, भूमि, अर्निका, जानवी, नैन्सी, संकल्प, श्रेया, यशांक। आगे देखो, नेक्स्ट है, आपको ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बन जाएगा ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स, थम्स अप कर दो। इट्स वेरी सिंपल, बस फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और याद कर लेना, ये वाला। अभी अपन पढ़ेंगे आगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसका ये पार्ट है, बट ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो। ये जो u1 माइनस u2 है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब किस रफ्तार से पहली बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ मूव कर रही है, u1 माइनस u2। और ये जो v2 माइनस v1 है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अपन इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे जब अपन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद कर लेना फॉर इलास्टिक कोलिजन। हाँ, अब लास्ट में आपको जो फॉर्मूला याद करना है, ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। क्या है v1 का फॉर्मूला, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 तो कॉमन है डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया m1 माइनस m2 इंटू u1, यहाँ पे 2m2u2। अब v2 में जस्ट पलट जाएगा, यहाँ पर m2u2 था, यहाँ पे m1u1 हो गया, यहाँ पे m1 माइनस m2 था, यहाँ m2 माइनस m1 हो गया, यहाँ पे u1 था, यहाँ पे u2 हो गया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा।
तो पहला अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दूसरा भी आपसे बन जाएगा। फिर से इसका डेरिवेशन है बहुत लंबा चौड़ा, बट डेरिवेशन अपने को नहीं करना, अपने को सीधे फॉर्मूला याद करना है, ठीक। और अगर आपको फॉर्मूला मान लो भूल गया बाई चांस एग्जाम में, तो फिर आप ये जो तीन फॉर्मूले हैं ना, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूले का यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, बट वही फिर आपका टाइम बहुत लग जाएगा। तो मेरी एडवाइस है आपको कि प्लीज मेमोराइज द फॉर्मूला, इट विल बी गुड फॉर यू। तो आपका अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके इलास्टिक कोलिजन के डिफरेंट केसेस हैं जो अपने को पढ़ने हैं। वो केसेस भी अगर आप रट लो ना तो आपसे एग्जाम में तुरंत, मतलब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी जल्दी आपको केसेस पढ़ने आएंगे, ठीक। ये देखो फर्स्ट केस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी दिस इज द फर्स्ट केस। सबसे पहला केस है, सब याद कर लेना, ठीक है ना। when two bodies are of equal mass, जब दो बॉडीज का मास सेम है तो m1 और m2 दोनों किसके बराबर हो गए, m के। अब ये वैल्यूज इसने फॉर्मूले में पुट कर दी। क्या फॉर्मूला था, m1 माइनस m2, दोनों का m पुट कर दिया। m माइनस m क्या हो जाएगा, जीरो। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे u2 आ गया, m प्लस m, ये भी 2m हो जाएगा, 2m कैंसिल। आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, v1 इज इक्वल टू u2। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज होगी। तो सॉरी, v2 कितना आ गया, u1। कहने का मतलब ये हुआ, अगर दो बॉडी हैं, दोनों का मास सेम है और दोनों इलास्टिक कोलिजन करती हैं, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब जो पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो दूसरी बॉडी की फाइनल हो जाएगी, और जो दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो पहली बॉडी की फाइनल हो जाएगी। अब अगर आपको एक केस रटा है, मान लो और न्यूमेरिकल आ गया, टू बॉडीज ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg, नहीं 5 kg, ये ऑफ इक्वल मासेस 5 kg आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 and 20 मीटर पर सेकेंड, दे कोलाइड, देन फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो जहां आपने देखा कि भाई इक्वल मास है, कोलिजन इलास्टिक है और वन डायमेंशनल है, सीधे वेलोसिटी इंटरचेंज कर दो, आपका आंसर आ गया रट्टन, मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बन जाएगा फर्स्ट केस। ये कब होगा, when both the bodies are of equal mass and they undergo elastic collision, ठीक। बन जाएगा। ये सब याद करना है आपको, ठीक है भैया। जो जितना रटेगा फॉर्मूला उसको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, ध्यान रखना है चीज। और पता है हर एक क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बन जाता है। हाँ, तो मैं हर एक क्वेश्चन का तो याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट कुछ केसेस आप याद कर। देखो सेकंड केस ये दिया, when the target body m2 in this case is initially at rest। अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में आ गई तो उसकी वेलोसिटी जो u2 है वो जीरो हो जाएगी। अभी मासेस डिफरेंट है दोनों के, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस u2 को जीरो पुट कर दो, तो v1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी और v2 की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये यहाँ पर ये वाला टर्म गायब हो जाएगा v1 में, और v2 में ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो v2 इसके बराबर बचा ये, और v1 इसके बराबर बचा, m1 माइनस m2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तब भी आपसे निकालते बन जाएगा, केसेस की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्पेशल केस दिया है थर्ड केस, इसको ध्यान से पढ़ लो। अपन ये केस पढ़ ले फिर मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? एक मिनट, एक दो केसेस और है। When m1 is equal to m2, that is the two bodies are of equal masses और टारगेट बॉडी रेस्ट पर है, ये उसी का केस चल रहा है। तो u2 आपका जीरो है। तो कहने का मतलब, अगर दो बॉडी हैं, दोनों का मास सेम है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसकी वेलोसिटी u है और ये रेस्ट पर है, तो कोलिजन के बाद पहली बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी और जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी की रफ्तार से मूव करने लगेगी। देखो वही हुआ, पहली बॉडी रेस्ट में आ गई और दूसरी बॉडी पहली बॉडी की रफ्तार से चलने लगी, ठीक है। केस याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ लेना।
लास्ट केस है ये आपका, इसको तो रट ही लेना ध्यान से, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। देखो, अब यहाँ पे वही चीज़ है, टारगेट बॉडी जो है आपकी U2 वो रेस्ट पर है, और जो पहली बॉडी है उसका मास बहुत ज्यादा है टारगेट बॉडी U2, जो जो बॉडी रेस्ट पर है। दैट इज अ हैवी बॉडी मूविंग, मूविंग बॉडी स्ट्राइक्स अ लाइट बॉडी। तो बस ये याद कर लो, अगर एक बहुत बड़ी बॉडी एक छोटी सी बॉडी जो कि रेस्ट में है उसको हिट करेगी, तो जो पहली बॉडी है, मान लो इसकी रफ्तार U1 U है और इसकी 0 है रफ्तार, तो ये तो U रफ्तार से मूव करेगी, लेकिन जो छोटी बॉडी थी उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ U। वो डबल द वेल, देखो यहाँ पे हो भी गया, V2 इज 2 टाइम्स ऑफ U और V1। तो अगर एक बहुत बड़ी बॉडी एक छोटी सी बॉडी को हिट करती है, तो बड़ी बॉडी तो उसी रफ्तार से मूव करती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी वेलोसिटी में। लेकिन जो छोटी बॉडी है जो रेस्ट पर थी और जो हिट हुई, उसकी वेलोसिटी बड़ी बॉडी के 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, तो अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये सारे केसेस कवर हो जाएंगे। दीज आर ऑल द केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक, बन जाएगा। इज इट क्लियर? चल, हाँ, केवल फॉर्मूले याद कर लेना, आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगी, जिसके पास लॉजिक है ना थोड़ा सा, उससे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। चलो देखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखो होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका ये पहले आप डेफिनेशन पढ़ लो, इसका मैं डायग्राम चिपका देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई होता क्या है। सी, दिस इज, देखो, ये बॉडी ए है, इसकी वेलोसिटी U1 है, ये बॉडी बी है, इसकी वेलोसिटी U2 है, टकराने के बाद इसकी V1 हो गई, इसकी V2 हो गई। ये दोनों किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज U1 माइनस U2। और किस वेलोसिटी से अब दूर जाएंगे, दैट इज V2 माइनस V1। क्या फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन क्या है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच क्या है U1 माइनस U2। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब क्योंकि ये दो वेलोसिटीज का रेशियो है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। ठीक, अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी रटने वाला केस है और इसको रट लेना, क्योंकि इससे एक सवाल आ सकता है पेपर में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ठीक, एनीथिंग कैन कम इन द पेपर, इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ो मत आप। देखो यहाँ पे, सॉरी, सी, फॉर फॉर इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है, अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा था इलास्टिक में कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होते हैं। मतलब V2 माइनस V1 अपॉन V1 माइनस V2 बराबर है, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप ये याद कर लो, इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, अब इस केस में आओ, इन इलास्टिक में, इन इलास्टिक में आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी बर्बाद होती है। बर्बाद होती है मतलब कोलिजन के पहले काइनेटिक ज्यादा है, कोलिजन के बाद काइनेटिक कम है। तो कोलिजन के बाद अगर वेलोसिटी कम हो गई, एनर्जी कम हो रही मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, अगर वेलोसिटी बहुत कम हो गई तो उनका डिफरेंस भी बहुत कम हो जाएगा, है ना। दोनों बॉडी एकदम स्लोली मूव करेंगी तो उसमें डिफरेंस कम हो जाएगा, तो मतलब न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये रेशियो ये कितना हो जाएगा, ये 1 से कम हो जाएगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 से कम होती है। 1 से कम क्यों होती है, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटीज डिक्रीज हो जाती है। लास्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब सुन लो, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, दोनों बॉडी चिपक जाती हैं। अब क्योंकि दोनों बॉडी चिपक जाती हैं,
तो v1 इज इक्वल टू v2, ये किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ भी v रख दूं, यहाँ भी v रख दूं, तो v माइनस वी कितना आएगा, 0। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए e की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ e इज 0। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। वेलोसिटी ऑफ, हाँ, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, for elastic collision, for inelastic collision and for perfectly inelastic collision। बेटा एनसीईआरटी में दिया है, आप एक बार ध्यान से एनसीईआरटी पूरी रीड करो, एक एक लाइन दी रहती है एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ, अब बेटा बचा अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब, अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर अपना आज खत्म हो जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम लॉलीपॉप टॉपिक है, लॉलीपॉप सी। बस आपको डायग्राम जिसको बन जाएगा, समझ में आ जाएगा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन का, उससे बन जाएगा, ठीक। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, मोमेंटम भी कंजर्व होगा, बस एक डायमेंशन की बदले दो डायमेंशन में हो रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे, दिस इज अ डायग्राम गिवन टू यू, हेडिंग डाल देना इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो क्या हो रहा है, this is a body of mass m1 moving with velocity u1, this is a body of mass m2 moving with velocity u1। ये m1 ने आके हिट किया m2 को, तो जो m1 है वो इस तरफ चला गया, ये m1 है, आपका दिख रहा है ये m1, दिस इज m1, और m2 इस तरफ चला गया। ये सिंपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप कैरम खेलते हो तो कई बार आप गोटी में मारते हो, तो हर बार गोटियां सीधी थोड़ी जाती हैं, ऐसे गोटी मान लो आपका स्ट्राइकर हिट किया गोटी को, स्ट्राइकर इधर चला गया, गोटी इधर चली गई। तो यही है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, उनके पाथ बदल गए, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे मूव कर गए, ठीक। अब आपने ये माना कि जो पहला ऑब्जेक्ट m1 है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल पे गया विथ वेलोसिटी v1, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा 2 एंगल से गया विथ वेलोसिटी v2। अब आपको पता है कि अब दो डायमेंशन में मूव कर रहा है और ये आपकी वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा 1 है, और अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये भी एंगल, सॉरी पैरेलल ड्रॉ, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा 1। अब ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v1 cos थीटा 1, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v1 sin थीटा 1। सिमिलरली अगर ये v2 है और ये x एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये एंगल थीटा 2 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा 2। कौन सा एंगल हो गए बताओ, ये दोनों कौन सा एंगल है, कौन से एंगल है। tan theta and cot theta। अरे नाइन्थ में वो सब पढ़े हो, एंगल कौन सा एंगल है, ये बराबर कैसे हो गए दोनों, थीटा 2, व्हाट एंगल आर दे। Sir, they lie on an same parallel line. अरे दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल है यार। correspond। हाँ, चलो छोड़ो, कोई मैं बात ना नहीं। वही चाहता था, हाँ, याद। तो हाँ ये v2 है, तो ये कंपोनेंट हो गया v2 cos थीटा 2, और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया v2 sin थीटा 2। अब समझो, क्योंकि कोलिजन के बाद इस बॉडी के पास दो वेलोसिटी हैं, ये वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है और ये वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है। तो एक बार मुझे मोमेंटम x के अलोंग निकालना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, और एक बार मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग लगाना पड़ेगा। तो x के अलोंग देख लो क्या होगा, x के अलोंग इनिशियल कितना हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू फाइनल m1। अब x के अलोंग कितनी वेलोसिटी है, v1 cos थीटा 1 प्लस m2, m यहाँ कितनी है, v2 cos थीटा 2। दिस इज द इक्वेशन फॉर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार ये आपको याद कर लेना है। दूसरा, अब मुझे निकालना है मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब सुन लो, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये u1 और ये u2, ये किसके अलोंग मूव कर रहे हैं, x के अलोंग। इनिशियली इनकी y के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, 0, या uy लिख लो। भाई तो x के अलोंग मूव कर रहे हैं, y के अलोंग मूव ही नहीं कर रहे हैं इनिशियली, तो y के अलोंग इनकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इनिशियल इनका मोमेंटम कितना आ जाएगा बिफोर कोलिजन, y के लॉन्ग 0 आ जाएगा।
अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो कितना आएगा m1। m1 की y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है v1 sin थीटा 1। अच्छा, अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। माइनस साइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो ये आपकी मोमेंटम की इक्वेशन आ गई फॉर अलोंग वाई एक्सिस। अब इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक भी कंजर्व है, बट काइनेटिक तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा से मतलब नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपली टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर is equal to total kinetic energy after collision half m1 v1 square प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ध्यान रखना एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है, बस जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको पुट कर देना, बन जाएगा। क्लियर है? हम्म, बताओ। अंशिका भूमि, क्लियर है बेटा? हाँ। Yes. हाँ, तो केवल आपको इक्वेशन बनानी है और वन डायमेंशन के आपको फॉर्मूला याद कर लेने, इतना कर लोगे तो आपसे कोलिजन पूरा बन जाएगा। फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलो, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक? एक दो क्वेश्चन कर लो, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल शायद मैं क्लास अगर होगी तो ले लूंगा, नहीं तो शायद, क्योंकि मेरा कल 9th में क्लासेस रहती हैं, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर चालू कर देंगे, या तो फिर हर्ष सर जो भी पढ़ा रहे हैं जिसको पढ़ाना वो पढ़ा देगा, ठीक है? वर्क एनर्जी खत्म हो गया, 2 चैप्टर और बचे आपके, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। चलो करो एक क्वेश्चन। पहले पढ़ लेना कोलिजन कैसा है। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें लगाओ आप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, जिसको नहीं आता मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ, चिपकाऊंगा तो। v1 किसके बराबर है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। 2-3 बार कॉपी में फॉर्मूला खुद से लिखोगे सॉल्व करने के लिए, याद हो जाएगा। चलो करो, बताओ कितना आंसर आएगा। अब पहले देख कर गिवन लिख लो। m1 कितना दिया है, ये m1 दिया है, यहाँ लिख देता हूँ, ये m1 दिया है, ये u1 दिया है, ठीक है? कोलाइड्स हेड ऑन विथ, ये m2 दिया है 0.3, और इज एट रेस्ट, तो u2 कितना दिया है 0 दिया है। चलो पुट करो फॉर्मूले में, डू इट। v2 का फॉर्मूला क्या है? v2 का फॉर्मूला है, यहाँ पे सब पलट जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर u1 था तो यहाँ u2 हो जाएगा, प्लस 2m1, यहाँ u2 था तो u1 अपॉन m1 प्लस m2। करो। अब दोनों मतलब दूसरी बॉडी तो रेस्ट में है, तो इसका u2 0 हो गया, u2 0 पुट कर दो हर जगह, बाकी m1 m2 पुट कर दो, सॉल्व कर दो। टेल मी द आंसर, आई एम वेटिंग।
सर V1 कितना है? आप बताओ ना, मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताता। सर मेरा -2.5 आ रहा। हाँ, -2.5 इज द राइट आंसर। किसका आया आंसर? सर मेरा ओके, चलो भूमि has got the right answer। V2 निकालो, V2 निकालो। हाँ, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि पहली बॉडी टकराने के बाद अगर इनिशियली वो इस तरफ जा रही थी तो टकराने के बाद इस तरफ जाने लगे। V2 निकालो। निकालो बेटा, बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ इसमें दिमाग क्यों लगाना है। V2 is 0.75 श्रेयस। नहीं, V2 का वैल्यू है 2.5 प्लस। आया किसी का 2.5 प्लस में? संजना, जायना, शालिनी, विवेक, सक्षम, कृतिका। सर V1 की वैल्यू कितनी है? पढ़ो ना, सवाल में दिया तो है सामने सवाल। अ बॉडी ऑफ V1 की वैल्यू माइनस कितना आया था भूमि? -2 पॉइंट समथिंग ना, -2.5 और V2 +2.5 आएगा। यस सर, आ गया। संकल्प सिंह, हाँ जायना का आंसर आ गया। शालिनी, विवेक, आकाश, पारुल, संजना आ गया सभी का। यस सर, आ गया। वेरी गुड। एक सवाल और कर लो, ठीक है, लास्ट का। अगर ये आपको बन गया तो मतलब आपसे बनता है, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत है। माइक अपना बंद कर दो भूमि, तुम्हारे आवाज वो उससे बहुत नॉइस आ रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, ये देखो करो। A ball of mass m is moving with initial velocity v to the right and undergoes elastic collision with a ball of mass 2m initially at rest. What are the final velocities of the two balls? चलो करो ये वाला। अब पहले लिख लो जो जो गिवन है। m1 कितना दिया है? m1 m दिया है। u1 कितना दिया है? मूविंग विथ वेलोसिटी v टू द राइट, undergoes elastic collision with a ball of mass 2m। m2 कितना दिया है? 2m दिया है। इनिशियली एट रेस्ट u2 कितना दिया है? 0 दिया है। पुट कर दो वेलोसिटी का फॉर्मूला। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये v1 का है, v2 वाले में इंटरचेंज कर दो। 14.09 नहीं आएगा बेटा, 1409 कहाँ से आएगा? इतना बड़ा आंसर कैसे आ रहा है फिर? ये v1 हो गया। अब v2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ u1 था वहाँ u2 कर दो, प्लस 2 m1 u1 m1 प्लस m2। पुट कर दो, वैल्यू सॉल्व कर दो, डू इट। हो गया बेटा। सर -m/3m इंटू v आई है। नहीं, अरे m और m तो कितनी है? कैंसिल, m और m तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे दोनों m के बराबर है तो आंसर जो भी आएगा v के टर्म्स में आएगा।
भैया M1 M2 दोनों M और M की बराबर है ना, M और 2M। जब रेशियो लोगे तो M और M तो कट जाएगा, कहाँ से M आएगा। हाँ यार तुमको सॉल्व ही हाँ नहीं तो कर पा v रहे। बस आ रहा है, v बस हाँ आ रहा V1 है। की वैल्यू है -0.33V और V2 की वैल्यू है 2/3। V1 की वैल्यू है -0.33V और V2 की वैल्यू है 2/3। चलो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ वेरी गुड कृतिका, वी कौन लगाएगा कृतिका, वी भी तो आएगा। कृतिका का आंसर आ जाओ, उसने वी लगाया। विवेक सिंह सर फिफ्थ चैप्टर कब खत्म हुआ। फिफ्थ चैप्टर कब खत्म हुआ है, फिफ्थ तो मैंने नहीं पढ़ाया, अभी तुम ही बताओ फिफ्थ कब खत्म हुआ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना। चलो करो जल्दी, आगे आंसर करता बेटा। हाँ वेरी गुड कृतिका हैज गॉट आंसर, गुड कृतिका। केवल वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले में सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं लग रही है। जिसको मैथ जिसने पढ़ा है ना बेसिक, यहाँ पर एक्स की वाई पुट कर दो, वहाँ वो पुट कर दो, इससे बन जाएगा। और जिसने बेसिक मैथ ही नहीं पढ़ा तो उसको नहीं बनेगा, जिसको नहीं आता है किसी का आंसर नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं करेगा। जायना हैज गॉट द आंसर। हाँ जायना वी भी आएगा ना। और जायना बेटा वी भी आएगा, वी कैंसिल थोड़ी हो जाएगा। M कैंसिल हो जाएगा, वी बचेगा आंसर में। आंसर तुम्हारा सही है, बस वी मल्टीप्लाई करना है। पारुल हैज गॉट द आंसर। चलो तो बन जाएगा ना इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक। मैं आज क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, आज नहीं तो कल। तो दिस चैप्टर इज ओवर। अब नेक्स्ट चैप्टर है रोटेशन। तो लेट्स सी, मैं पढ़ाता हूँ या हर्ष से जो भी पढ़ाएगा, अपन अगला चैप्टर चालू कर, ठीक है। चलो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड क्वेश्चन में जब शेयर कर दूँ तो एक बार ट्राई कर लेना घर पे सारे क्वेश्चन, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन जिसने नहीं किया स्क्रीनशॉट खींच लो, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा, ठीक। क्लियर है।